डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन के बारे में। ठीक है, कैपिटलाइजेशन। और इसमें जो पढ़ा जाता है कि ओवर एंड अंडर कैपिटलाइजेशन, वो क्या होता है, ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कि ये क्या होते हैं, क्या इनके कारण होते हैं और किस तरह से इनको हम ठीक कर सकते हैं। कैसे पहचानेंगे कि किसी फर्म में ओवर कैपिटलाइजेशन है, अंडर कैपिटलाइजेशन है या फिर ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। कि देखिए, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो डिसीजंस हैं उसमें हमने समझा था कि सबसे पहला डिसीजन होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। और फाइनेंसिंग डिसीजन में इंक्लूड होता है फाइनेंशियल प्लानिंग करना। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है कि हमारे बिजनेस के लिए कितने फंड्स की ज़रूरत होगी, कितने रुपए की ज़रूरत होगी। ठीक है, उसका हमें फोरकास्टिंग करनी होती है, उसका हमें अनुमान लगाना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंगली फिर वहाँ से उस फंड्स को अरेंज किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू फोरकास्ट द रिक्वायर्ड कैपिटल फॉर ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस। आपके लिए कितने फंड्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, इट इज़ डिसाइडिंग अबाउट हाउ मच कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आपको कितने फंड्स की हमें आवश्यकता है। और दूसरी वाली बात कि ये फंड्स कहाँ से आए, यानी कि डेट और इक्विटी का जो प्रपोर्शन है वो कितना हो, कितना रुपया हम डेट यानी कि ऐसा अमाउंट जिस पर हमें इंटरेस्ट पे करना है वहाँ से रेज किया जाए, और कितना रुपया शेयर से, इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से हमें इकट्ठा करना चाहिए। वो सब जो डिसाइड किया जाता है वो सारे के सारे डिसीजन फाइनेंशियल प्लानिंग डिसीजन कहलाते हैं। अब हम शुरू करते हैं कैपिटलाइजेशन को। तो कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? कैपिटलाइजेशन का मतलब टू कैपिटलाइज अ बिजनेस, टू कैपिटलाइज प्रॉफिट, टू इन्वेस्टेड कैपिटल इन द बिजनेस। मतलब कि जितना फंड्स आपको चाहिए उस फंड्स के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी उसका अनुमान लगाना। और अमूमन ये कैसे किया जाता है? मान लीजिए आपने कोई बिजनेस किया, ठीक है, एक्स कैटेगरी का कोई बिजनेस किया, कोई शुगर इंडस्ट्री लगाई आपने, कोई कपड़ों की इंडस्ट्री लगाई, या कोई आपने कोई और बिजनेस इसी तरह का किया, और आपने टारगेट लिया कि इस साल, एक साल में भाई मुझे 5 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। तो अब प्रॉफिट की रेट्स क्या है उसका आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। देखिए, कैपिटलाइजेशन दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो आपका डिजायर्ड प्रॉफिट कि कितना प्रॉफिट आपको चाहिए, और दूसरा होता है कि अब ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको कैपिटल इन्वेस्ट करनी है, लेकिन जो इसके जैसे बिजनेस हैं, हमारे जैसे जो बिजनेस है दूसरे या इंडस्ट्री है, उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है, वो कितना प्रॉफिट अमूमन अर्न कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमें पता चलता है कि भाई इस तरह के जो बिजनेस होंगे वो 10% का रिटर्न अर्न करते हैं। तो जाहिर सी बात है मैं कैपिटलाइजेशन कैसे करूँगा कि भाई 10% का मतलब हो गया 100 रुपये पर 10, 100 रुपये अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो 10 रुपये कमाते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे 10 रुपये कमाने हैं तो मुझे इन्वेस्ट करने चाहिए 100 रुपीज़। एक के लिए 100/10, और 5 लाख के लिए मुझे कितने इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी? तो 50 लाख रुपीज़ भाई मुझे इन्वेस्ट करने चाहिए। ये मुझे पता चल गया कि ये 50 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट मेरे बिजनेस में आवश्यक होगा। इसी का नाम है कैपिटलाइजेशन। तो आइए इसके मीनिंग को समझते हैं जो लिखा हुआ है। कैपिटलाइजेशन मीन्स टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड इन बिजनेस। जैसा कि मैंने अभी बताया, हमने अभी डिसाइड किया कि 50 लैक्स हमें इन्वेस्ट करना है। जनरली इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ डिजायर्ड और टारगेट प्रॉफिट, जैसे अभी हमने 5 लाख लिया, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि अमूमन कितना नॉर्मल रिटर्न हमें मिलता है इन दैट काइंड ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री। ठीक है, सो कैपिटलाइजेशन इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स। अब देखिए, ये जो 50 लाख हमने डिसाइड किया, देखिए 5 लाख रुपए हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट था, 10% इस इंडस्ट्री की रेट ऑफ रिटर्न थी, उस बेस पर 50 लाख हमें इन्वेस्ट करना है, ये डिसाइड हो गया। अब ये 50 लाख जहाँ से भी इन्वेस्ट करना हो, चाहे आपने डेट कैपिटल को यूज़ किया हो, चाहे रिजर्व एंड सरप्लस को, चाहे प्रेफरेंस शेयर को, चाहे इक्विटी को, जो भी आपने यूज़ किया है वो सारा का सारा इसमें इंक्लूड होता है। तो इसीलिए लिखा गया है कि
इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज लाइक इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व एंड सरप्लस एंड डेट कैपिटल। इन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, अब ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन क्या होगा, ये देखिए इसी चीज़ को यहाँ मैंने एग्जांपल में दिया हुआ है, जो भी मैं आपको बता भी चुका हूँ कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान लो बिजनेस की 10% है, डिजायर्ड प्रॉफिट 50 लाख है, तो भाई हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें रिक्वायर्ड कैपिटलाइजेशन है हमारे बिजनेस के लिए वो है 5 लाख रुपीज़ का, तो 5 लाख रुपये हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और 50,000 रुपये आप कमा रहे हो, तो जितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए उतना ही आप कमा रहे हैं, तो इसी को ही ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। तो ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन की मोटी पहचान क्या होगी कि जो आपका एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न होगा वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा। जैसे हमारी इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, ठीक है, तो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न भी 10% ही होना चाहिए। मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में कोई कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है, वो 60,000 रुपये कमा रही है 6 लाख के इन्वेस्टमेंट पर। अब देखो 6 लाख पर 60,000 अगर मैं बात करूं तो कितना रिटर्न आया, 10%। या 45,000 अर्न कर रही है 4,50,000 के इन्वेस्टमेंट पर, तो इसको भी अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा, वही 10% आएगा। ठीक है, तो दोनों ही केस में जो आपका एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है, जितना आप कमा रहे हैं, ठीक है, और जो आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, दोनों बराबर हैं। एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, एक्चुअल रेट इक्वल टू नॉर्मल रेट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बिजनेस है इसमें कैपिटलाइजेशन है वो ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन है, ना कम है ना ज़्यादा है, ना तो ये अधिक है आवश्यकता से और ना ही आवश्यकता से कम है। ठीक है, तो इसी का ही नाम है ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कैपिटलाइजेशन किस तरह से ओवर एंड अंडर कैपिटलाइजेशन में बदल जाता है, हम उसकी बात करते हैं। तो ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, मैं मोटे तौर पर बता दूं कि अगर जैसे अब अपना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 10%। मोटी पहचान इसकी ये है कि जब भी हमारे बिजनेस की रेट ऑफ रिटर्न इस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कम हो, मान लीजिए इंडस्ट्री कमा रही है 8% और हम कमा रहे हैं इंडस्ट्री कमा रही है 10% और हम कमा रहे हैं 8%, तो हम बोलेंगे कि ओवर कैपिटलाइजेशन हो रहा है, यानी कि उतना रिटर्न नहीं आ रहा जितनी पूंजी लगाई हुई है, यानी कि पूंजी अधिक लगा रखी है और रिटर्न कम आ रहा है। ठीक है, तो जब रिटर्न कम होगा, जब रिटर्न लेस है, तो कैपिटलाइजेशन ओवर माना जाएगा। ठीक है, कि पूंजी अधिक लगा रखी है भैया लेकिन रिटर्न हमें मिल रहा है कम। और एक चीज़ और आपको बता दें कि अगर मान लीजिए किसी एक वर्ष आपका रिटर्न 8% चला गया या 9% चला गया, नॉर्मल रिटर्न से कम चला गया, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम ओवर कैपिटलाइज्ड हो गए, नहीं। कॉन्स्टेंटली अगर लगातार ये हमारा बिजनेस नॉर्मल रिटर्न से कम कमा रहा है, पहले साल भी, दूसरे साल भी, 2-3 साल से कंटिन्यू कॉन्स्टेंटली हम अपना रिटर्न है वो कम रेट से अर्न कर पा रहे हैं, तब हम उसे ओवर कैपिटलाइज्ड बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को आप यहाँ देखिए जो हमने लिखी है इसमें कि ओवर कैपिटलाइजेशन क्या है कि व्हेन द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर बिजनेस इज कॉन्स्टेंटली, देखिए इसको मैंने बोल्ड भी किया हुआ है इसलिए, कॉन्स्टेंटली मतलब निरंतर रूप से, स्थिर रूप से लेस देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, देन इट इज़ कॉल्ड ओवर कैपिटलाइजेशन। कि निरंतर रूप से, एक निरंतरता हो उसमें कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम कम अर्न कर रहे हैं, तब हम उस बिज़नेस को ओवर कैपिटलाइज बिजनेस बोलते हैं। तो इस सिचुएशन की मोटी पहचान क्या है कि आपकी नॉर्मल रेट है वो ज़्यादा होगी, नॉर्मल रेट अधिक होगी, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि हमारा बिजनेस ओवर कैपिटलाइज, और ये रेट कॉन्स्टेंटली होनी चाहिए। कॉन्स्टेंटली अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि बिजनेस ओवर कैपिटलाइज बिजनेस है। ठीक है, तो इट इज़ सिचुएशन वेयर बिजनेस कंसर्न इज कॉन्स्टेंटली फेल टू अर्न सफिशिएंट रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि जितना हमने इन्वेस्ट किया है उस पर निरंतर रूप से, स्थिर रूप से हम कम रिटर्न अर्न कर पा रहे हैं। अच्छा, अब इसकी पहचान क्या है, मोटी पहचान तो मैंने आपको बताई दी। मोटी पहचान तो मुख्य रूप से यही है कि नॉर्मल रिटर्न अधिक होगा, एक्चुअल रिटर्न आपका कम हो जाएगा। जब एक्चुअल रिटर्न नॉर्मल रिटर्न से कम होगा तो हम कहेंगे कि हमारा बिजनेस ओवर कैपिटलाइज्ड है, कॉन्स्टेंटली अगर ऐसा होता है तो।
ठीक है। बट बिजनेस में ये सिचुएशन दो रूप में देखी जा सकती है, पॉसिबल इन टू सिचुएशंस। एक तो सेम इन्वेस्टमेंट बट लेस प्रॉफिट और रिटर्न, कि हमने इन्वेस्टमेंट तो उतना ही कर रखा हो जितने दूसरे बिजनेस ने कर रखा है, लेकिन रिटर्न हमारा कम हो। अब ऊपर हमने जो एग्जांपल लिया था वहाँ क्या था, अपना 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था भाई, और 50,000 रुपये का रिटर्न था, तो रिटर्न रेट कितनी आ रही थी, 10%। अब मान लीजिए इन्वेस्टमेंट तो अपना 5 लाख ही हो, सेम इन्वेस्टमेंट, लेकिन रिटर्न हमारा कम हो, जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने लिया 45,000। तो अब आप ये देखो 45,000 डिवाइड बाई 5 लाख मल्टीप्लाई 100 करोगे तो अपना रिटर्न कितना हो गया, 9%। तो अब हम कहेंगे, और अच्छा ये 9% सिर्फ किसी एक साल 9% रह गया तो हम नहीं कहेंगे ओवर कैपिटलाइज। कॉन्स्टेंटली अगर ये 10% से कम आता है, सेम इन्वेस्टमेंट के बाद भी रिटर्न अगर कम आता है, तो हम कहेंगे कि हमारा बिजनेस ओवर कैपिटलाइज्ड हो चुका है। सो सेम रिटर्न बट लेस प्रॉफिट और रिटर्न सेम इन्वेस्टमेंट पर। तो इसी एग्जांपल को जैसे कि मैंने बताया कि 5 लाख इन्वेस्ट करके अगर आप 45,000 रुपये अर्न कर रहे हो तो आपका रिटर्न आया 9%, जो कि आपके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कम है। ठीक है, तो बिजनेस ओवर कैपिटलाइज हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि ये ओवर कैपिटलाइज कितने अमाउंट से होगा, कितने रुपए से ओवर कैपिटलाइज माना जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 45,000 रुपये कमाने के लिए अगर नॉर्मल रिटर्न हम जो है कमा रहे होते तो कितने इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने बताया इसमें आपको कि एक्चुअल रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपना कितना है, 45,000। अब अगर हम नॉर्मल रिटर्न से ही कमा रहे होते 10% की रेट से ही, तो हम 45,000 रुपये कमाने के लिए कितना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती भाई। 10% की रिटर्न के हिसाब से कहते हैं कि अगर जो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो 10 रुपये कमाओगे, यानी कि 10 के लिए 100, एक के लिए 100 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 10, और 45,000 रुपये के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत कितने की पड़ती है आपको, 4,50,000 रुपये की, 4,50,000 रुपये जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हमने किया कितना हुआ है, उसी प्रॉफिट के लिए हमने 5 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा बिजनेस ओवर कैपिटलाइज्ड है। कितने रुपए से ओवर कैपिटलाइज्ड है, 50,000 रुपये से ओवर कैपिटलाइज्ड है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का और 45,000 रुपये के लिए इन्वेस्टमेंट सफिशिएंट होना चाहिए था 4,50,000 रुपये का। तो 50,000 रुपये से हमारा बिजनेस हो गया ओवर कैपिटलाइज्ड। ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि हम रिटर्न उतना ही अर्न कर रहे हैं 50,000 ही, लेकिन उसके लिए पूंजी अधिक लगा रहे हैं। बात वही हो जाएगी कि इसी एग्जांपल में मैं कहूँ कि हम 50,000 रुपये अर्न कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट हम 6 लाख का कर रहे हैं बजाय 5 लाख के। ठीक है, तो हमारा बिजनेस कितना अर्न करेगा, 50,000 डिवाइड बाई 6 लाख मल्टीप्लाई 100, 8.33%। ठीक है, और ये नॉर्मल रिटर्न से कम है, नॉर्मल रिटर्न से कम है। नॉर्मल रिटर्न है 10%, ये है 8.33%। तो अगेन ये बिजनेस ओवर कैपिटलाइज की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, और कितने रुपए से ओवर कैपिटलाइज होगा अगर वो मैं देखना चाहूँ तो अब देखिए एक्चुअल रिटर्न कितना है इस बिज़नेस का, 50,000। अब 50,000 के लिए उसको इन्वेस्टमेंट करना कितना चाहिए था, 10% की रेट होती तो 50 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 आप करेंगे तो 5 लाख, लेकिन एक्चुअल में इन्वेस्ट कितना किया हुआ है, 6 लाख के से। तो जो 1 लाख रुपए है वहाँ से आपने अपनी पूंजी ओवर कैपिटलाइज यहाँ पर की हुई है, इस निष्कर्ष पर हम जा सकते हैं। बट मैंने आपको बताया कि इस तरह की सिचुएशन कॉन्स्टेंटली होनी चाहिए, तभी हम इस तरह के निष्कर्ष पर जा सकते हैं। तो ये तो बात हुई ओवर कैपिटलाइज, मीनिंग अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब अंडर कैपिटलाइजेशन को भी समझते हैं। अंडर कैपिटलाइजेशन जस्ट रिवर्स सिचुएशन है, जब आपकी एक्चुअल रिटर्न, ठीक है, कॉन्स्टेंटली ज़्यादा हो, एबनॉर्मल वे में नॉर्मल रिटर्न से अधिक हो। ठीक है, और ये भी वही कांस्टेंट बेसिस पर, तब हम कहेंगे कि बिजनेस हमारा अंडर कैपिटलाइज्ड है। अंडर कैपिटलाइज्ड का मतलब इस बिज़नेस में अभी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने इसको सफिशेंट पूंजी दे नहीं रखी, अदरवाइज़ ये बिज़नेस अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है, लेकिन आपने उसमें उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं हुआ हो। ठीक है ना, ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए किसी एक बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन पर कोई एक बड़ा अच्छा शोरूम हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कस्टमर आते हों, बहुत अच्छी सेल होती हो,
लेकिन वहाँ पर स्पेस की प्रॉब्लम हो, वहाँ कस्टमर को ठीक ढंग से बैठाने के लिए जो समस्या है, रेस्टोरेंट हो या कोई शोरूम हो, ठीक है, कह सकते हैं कि अगर यहाँ भी थोड़ा सा बैठने का अरेंजमेंट और अच्छा हो जाए, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और अगर अच्छे से कर दिया जाए तो शायद ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह की सिचुएशन अंडर कैपिटलाइजेशन में आती है। तो अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है कि व्हेन ए कंपनी इज कॉन्स्टेंटली अर्निंग एक्सेप्शनली हाई रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड अंडर कैपिटलाइजेशन। और यहाँ पर भी वही वर्ड है, कॉन्स्टेंटली, निरंतर रूप से। ऐसा नहीं कि किसी एक एबनॉर्मल सिचुएशन में किसी एक साल आपने 10 की बजाय 12% रिटर्न अर्न कर लिया तो आप कहते जी मैं तो अंडर कैपिटलाइज हो गया, ऐसा नहीं है। ये सिचुएशन कांस्टेंट बेसिस पर होनी चाहिए, निरंतरता के साथ होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इसकी पहचान मैंने बताई दी कि यहाँ एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है वो कॉन्स्टेंटली अधिक मिलेगी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इंडस्ट्री। तो अब जैसे मैं इसी एग्जांपल की मैं बात करूँ तो अगर यहाँ पर हमारी जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो अगर हम कॉन्स्टेंटली 12%, 13%, 11% अर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा, तो हम कहेंगे हमारा बिजनेस है अंडर कैपिटलाइज। और पहले की तरह ये सिचुएशन भी दो तरह से हो सकती है कि सेम इन्वेस्टमेंट पर हम ज़्यादा रिटर्न अर्न कर रहे हो। जैसे हम कहें कि हमने 5 लाख रुपए लगा रखे हैं, लेकिन बाकी लोग तो 5 लाख पर 10% की रेट से 50,000 कमाते हैं, लेकिन हम कमा रहे 55,000, तो हमारा रिटर्न है 11%। और अगर ये कॉन्स्टेंटली हम इस रेट से अर्न कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस अंडर कैपिटलाइज कहलाएगा, ठीक है। और कितने से अंडर कैपिटलाइज, हम कहेंगे भाई देखो एक्चुअल हम कमा कितने रहे, 55,000, दूसरे लोगों को ये 55,000 रुपये लगाने के लिए नॉर्मली कितना इन्वेस्ट करना चाहिए था, 55,000 मल्टीप्लाइड 100 डिवाइड बाई 10 करते तो 5,50,000 का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन हमने काम कितने में चला रखा है, उनको 5,50,000 रुपये लगाने पड़ते, लेकिन हमारा काम 5 लाख रुपए में ही चल रहा है, ठीक है। तो 50,000 रुपये से मेरा बिजनेस अंडर कैपिटलाइज है, यानी कि मेरे बिजनेस पे संभावना है, मुझे 50,000 रुपये और इन्वेस्ट कर देने चाहिए ताकि मैं और अच्छा रिटर्न इस पर अर्न कर सकूं, अपनी पूंजी का, इस बिज़नेस की संभावनाओं का सही अनुकूलतम ढंग से उपयोग में कर सकूं, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि हम उतना ही कमा रहे हो जितना दूसरे कमा रहे हैं, 50,000 ही वो कमा रहे हैं, 50,000 ही हम कमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है 5 लाख का, हमने इन्वेस्ट कर रखा उससे कम 4 लाख का। जैसे हमने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 50,000 रुपये अर्न किए, तो हमारा रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा, 50,000 डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 100, तो 12.5% का रिटर्न हमारा आएगा, ठीक है। और ये रिटर्न आपके नॉर्मल रिटर्न जो कि 10% हम लेकर चल रहे हैं यहाँ, उससे अधिक है। और अगर कॉन्स्टेंटली ऐसा होता है तो अगेन ये बिज़नेस कैसा कहलाएगा, अंडर कैपिटलाइज। और कितने से अंडर कैपिटलाइज कि भाई 50,000 रुपये कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती कितनी, 5 लाख की, लेकिन हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम केवल 4 लाख ही कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा बिजनेस अंडर कैपिटलाइज हो गया 1 लाख रुपए से। तो आई होप ये दोनों सिचुएशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है और अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है। अब बात आती है इनके कारणों पर, इनका प्रभाव क्या पड़ता है और इनमें सुधार कैसे हो सकता है, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन एबनॉर्मल है, बिजनेस को एक नॉर्मल सिचुएशन में रहना चाहिए, ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन को प्रेफर किया जाता है। और ये जब आप ये पूरा वीडियो कंप्लीट होगा तो आप समझ भी जाएंगे कि ऐसा क्यों ज़रूरी है। तो पहले बात करते हैं कि जो अपना ओवर कैपिटलाइजेशन क्यों हो जाता है। तो ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन है क्या कि भाई मैं कमा रहा हूँ 45,000, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 5 लाख का, केवल 9% रिटर्न अर्न कर रहा हूँ, जबकि बाकी लोग इस 5 लाख पर 50,000 कमा पा रहे हैं, यानी कि मेरा प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट इज लेस। सिचुएशन ये है कि प्रॉफिट की रिटर्न कम है। तो ऐसा क्यों हो सकता है भाई, देखो सीधी सी बात एक तो समझ में आती है कि अगर आपने खर्चे बहुत ज़्यादा कर दिए हो, अब हाई प्रमोशन एक्सपेंसेस, जब आपने बिज़नेस शुरू किया तो उसको प्रमोट करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा खर्चे कर दिए हैं, तो खर्चे कहाँ से निकलेंगे, आपके प्रॉफिट में से, आपका प्रॉफिट उससे रिड्यूस हो जाएगा। तो हो सकता है इसी वजह से औरों के जो प्रॉफिट 50,000 रुपये आ रहे थे, आपका प्रॉफिट 45,000 रुपये हो सकता है इसी वजह से रह गया कि आपने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चे कर दिए हों। तो अगर आप बहुत हाई प्रमोशन एक्सपेंसेस करते हो बिज़नेस के लिए, तो कई बार क्या होता है कि उसका उतना रिटर्न हमें मिल नहीं पाता,
और उससे क्या होता है, उससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, और प्रॉफिट कम होगा तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिटर्न भी कम हो जाती है। तो ये इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा क्या होता है कि ओवर एस्टिमेशन फॉर बिजनेस एट द टाइम ऑफ प्रमोशन। कई बार क्या होता है कि देखिए बिजनेस के लिए सही पूंजी का अनुमान लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आपने बिजनेस शुरू किया, आपने अंदाज़ा लगाया कि इसके लिए भी 5 लाख रुपए की पूंजी की ज़रूरत है, लेकिन एक्चुअल में उस बिज़नेस में शुरुआत में 4 लाख रुपए ही काफ़ी थे। तो अब देखो होगा क्या, आपने 5 लाख रुपए का लोन ले लिया, तो आपको ब्याज तो पूरे 5 लाख पर देना पड़ेगा। मान लो आपने 8% की रेट से लोन लिया समझने के लिए, तो 40,000 रुपये ब्याज तो आपको पूरे 5 लाख पर देना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस में पैसा कितना लगा रखा है, सिर्फ 4 लाख ही तो यूज हो रहा है, बाकी 1 लाख रुपए की पूंजी तो वैसे ही निष्क्रिय पड़ी है, आपने बैंक की एफडी में डाली हुई है, सेविंग अकाउंट में पड़ी हुई है, मतलब उसका यूज नहीं हो रहा है बिजनेस में। ठीक है, अब बिजनेस मान लीजिए एक अच्छी रिटर्न दे भी रहा हो, मान लो बिजनेस आपको जो है कमा कर दे रहा हो 12% की रेट से 4 लाख पर, मान लो 48,000 रुपये दे रहा हो। अब 48,000 रुपये में से 40,000 रुपये तो आपके इंटरेस्ट के चले जाएंगे, आपकी जेब में तो वही 8,000 रुपये आए। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो बिजनेस के लिए पूंजी जो ऑप्टिमम होनी चाहिए, ठीक है ना, इससे ना तो आवश्यकता से अधिक पूंजी लगाई जानी चाहिए और ना ही आवश्यकता से कम पूंजी हमें लगानी चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक कारण इसका हो सकता है जिसकी वजह से जो कैपिटलाइजेशन, जिसकी वजह से ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन आ जाती है, यानी कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाती है। एक और बड़ा कॉमन कारण है फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेनेटरी पीरियड, कि जब प्राइस बहुत ऊंचे चढ़े हुए हों, जब महंगाई हो, उस समय अगर आपने बिजनेस शुरू किया है तो उस समय जाहिर सी बात है सभी असेट्स आपको महंगी मिलेगी। ठीक है, और उस वजह से जो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उसमें कम हो सकती है। ठीक है, अब इसको इस तरह से समझ लीजिए, मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं ए और बी। ठीक है, दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम कोई एक बिल्डिंग बनाएंगे और उसको किराए पर देंगे। ठीक है, और दोनों ने जो है उसको तैयार किया। तो मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, एक बार फिर से मैं शुरू करता हूँ। तो ए और बी दो व्यक्ति हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि हम कोई बिल्डिंग बनाएंगे। ठीक है, और उसको ऑन रेंट किराए पर देंगे और वहाँ से हम लाभ कमाएंगे। अब मान लीजिए ए ने बिज़नेस शुरू किया, वो बिल्डिंग बनकर तैयार होगी 50 लाख रुपीज़ में, सेम एक ही तरह की लोकेशन है, एक ही जगह पर वो बिल्डिंग बना रहे हैं। तो ए ने वो 50 लाख रुपीज़ में इन्वेस्ट किया और मान लीजिए उसको मंथली रेंट वहाँ पर मिल पा रहा है उस बिल्डिंग से, सपोज कीजिए मान लीजिए 25,000 रुपीज़ का रेंट मिल पा रहा है। ठीक है, अब बी है, बी ने जब उसको कंस्ट्रक्शन शुरू किया तो उस टाइम सभी कीमतें बढ़ चुकी थी, सीमेंट ब्रिक्स वगैरह सब चीज़ें महंगी हो गई थी। तो मान लीजिए उस टाइम बी के टाइम पर वो तैयार हो पाई वही चीज़ 60 लाख रुपीज़ की। अब भी ये तो नहीं कह सकता कि भाई देखो मैंने ये महंगा बनवाया इसलिए मैं किराया लूँगा 30,000 रुपये। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब नॉर्मल जो रेंट 25,000 रुपये चल रहा है तो उसको भी 25,000 रुपये ही मिलेंगे, इससे अधिक उसको नहीं मिलने वाले। तो अब जाहिर सी बात है आप देखें कि उसी 50 लाख पर ये 25,000 रुपये कमा रहा है ए, लेकिन 60 लाख रुपए लगाकर भी बी कमा पाएगा वही 25,000 रुपये ही। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसका रिटर्न जो है वो डाउन हो जाएगा और बिजनेस ओवर कैपिटलाइज की सिचुएशन में जा सकता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन आ सकती है और उसकी वजह से भी ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट भी लगभग सेम वही है कि परचेजिंग असेट्स एट इन्फ्लेटेड प्राइस। अब आपने कोई मशीन मान लीजिए 50 लाख रुपए की मशीन, ठीक है, अब आपने महंगी ख़रीद ली, आपने प्रॉपरली जो है बारगेनिंग नहीं की तो 60 लाख में परचेज कर ली। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर उसको 50 लाख की ख़रीदते तब तो 5 लाख यूनिट बना कर देती है आपको, और 6 लाख की खरीदोगे 60 लाख की खरीदोगे तो वही आपको 6 लाख यूनिट बना कर देते। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो उतनी रहनी है, बिकनी भी उतने में ही है। तो जाहिर सी बात है इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा, आपके रिटर्न पर आएगा, आपका रिटर्न उससे कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से भी जो है
इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। फिर नेक्स्ट है लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। कई बार क्या होता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा लिबरल सेंस में डिविडेंड बांट देती है, बहुत अधिक लाभांश बांट देती है, और उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि बिज़नेस की जो कह लीजिए कि जो प्रोडक्शन जो प्रॉफिट मेकिंग जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा पूंजी बिज़नेस के पास नहीं रहती है। जब तक री इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक बिज़नेस ग्रो नहीं कर सकता। तो उस वजह से भी प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट आ जाती है और ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन आ जाती है। और ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि आपका एक्चुअल रिटर्न नॉर्मल रिटर्न से कम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इस ओवर कैपिटलाइजेशन के बुरे इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं, इल इफ़ेक्ट। जाहिर सी बात है, अगर आपका बिज़नेस कम रिटर्न अर्न कर रहा है तो आपकी गुडविल का नुकसान होगा, आपकी इमेज डाउन होगी कि ये बिज़नेस तो भाई घाटे में जा रहा है, ये बिज़नेस कम अर्न कर पा रहा है। फिर जब रिटर्न आप कम कर रहे हैं, अर्न कर पा रहे हैं, तो आपको एडिशनल कैपिटल की अगर ज़रूरत है तो नहीं मिल पाती। देखो, कहने को तो इसके पास पूंजी अधिक है, लेकिन एक्चुअल में ये होता है कि पूंजी की शॉर्टेज हो जाती है इनके पास। क्योंकि पूंजी अधिक क्यों लग रही है? क्योंकि आपको लग रहा है मशीन 60 लाख की है, ठीक है, लेकिन थी तो 50 लाख रुपए की, जैसे मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में बताया। थी तो 50 वाली 60 में लगा रखी है। इस वजह से उनकी पूंजी ऐसी एसेट्स में फंसी हुई होती है जो आपने महंगे प्राइस पर ख़रीदी हुई है। तो जाहिर सी बात है, बिज़नेस की आगे फर्दर ग्रोथ के लिए पैसा जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है उनको, क्योंकि उनकी रिटर्न कम हो जाती है। और रिटर्न कम होने का इम्पैक्ट उनके शेयर के प्राइस पर भी पड़ता है कि शेयर का प्राइस है वो कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। फिर जब प्रॉफिट लगातार गिरावट में जाएगा तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ेगा? उसका इम्पैक्ट आपके लेबर रिलेशंस पर भी पड़ेगा कि आप मजदूरी कम दे पाएंगे, सैलरी कम दे पाएंगे, आपको उसमें रिट्रेचमेंट करनी पड़ेगी, छटनी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर लेबर जो अपने श्रमिक है उनको दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं उसमें आपको जो है कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसका भी इम्पैक्ट जो है आपके बिजनेस पर आएगा और उससे आपकी इमेज भी डाउन होगी और लेबर के जो रिलेशंस हैं वो भी अफेक्ट होंगे। फिर स्पेकुलेशंस इन शेयर प्राइस, जाहिर सी बात है, शेयर्स के प्राइस में गिरावट होती है तो जिस भी शेयर्स के प्राइस में उतार चढ़ाव होने हो, ठीक है, वहाँ पर उसके जो स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टेबाजी। सट्टेबाजी का मतलब होता है कि ये अंदाज़ा लगाना कि आज फलां कंपनी के शेयर्स के प्राइस गिरेंगे, बढ़ेंगे, तो उस चक्कर में शेयर के प्राइस को सस्ते में ख़रीद कर महंगा बेचना, या पहले से आप सेल करते हैं शॉर्ट सेलिंग, ठीक है, शॉर्ट सेलिंग करना, तो उस तरह की सिचुएशंस इसमें बढ़ जाती है, सट्टेबाजी की संभावना बढ़ जाती है। और ये सट्टेबाजी से क्या होता है कि उसके जो शेयर्स में फ्लक्चुएशंस है बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। लैक ऑफ कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, ठीक है, बिजनेस जब निरंतर रूप से कम रिटर्न अर्न कर पाएगा तो जाहिर सी बात है अपने जो प्रतिस्पर्धी है, अपने कम्पिटिटिव्स हैं, उनको बेहतर ढंग से फेस ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी इसमें आ सकती है। इसके बाद क्या हम कर सकते हैं इस ओवर कैपिटलाइजेशन को ठीक करने के लिए, ठीक है ना। रेमेडियल मेजर्स, जाहिर सी बात है, सबसे पहली बात तो आपने अपनी एसेट्स को बहुत हाई प्राइस पर दिखाया हुआ है। वो मशीन 60 की दिखा रखी है, 60 लाख की, लेकिन है वो 50 लाख की। चलो वो आपने ख़रीद ली थी वो 60 लाख रुपए की, लेकिन आज अगर उसका मूल्य 50 लाख होना चाहिए, 40 लाख होना चाहिए, तो आप उसको उसी मूल्य पर दिखाएं, ठीक है। तो उससे होगा क्या, मान लो आपने कैपिटल दिखा रखी है 6 लाख रुपए की जो अपनी एसेट्स हैं, ठीक है, और प्रॉफिट है आपका 50,000। अब एक्चुअल में इनकी वैल्यू अगर 6 लाख की जगह 5 लाख होनी चाहिए, और अगर आप 5 लाख पर दिखा देंगे तो अपने आप ये नॉर्मल रिटर्न पर पहुंच जाएगी। तो इसलिए एक अच्छा इलाज इसका ये है कि हम अपनी एसेट्स का रीवैल्यूएशन कर लें, उनको उनके एक्चुअल प्राइस पर ले आएँ। दूसरा कर सकते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो आपने पढ़ा भी होगा इससे पहले वाली क्लासेस में। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि हम जो अपना डिबेंचर्स है उसके प्राइस को आपने डाउन करके दिखा दिया, ठीक है। शेयर प्राइस जो अभी आपका बुक वैल्यू दिखा रहा है, शेयर प्राइस 25 रुपये का दिखा रहा है फेस वैल्यू, लेकिन एक्चुअल में आपको पता है कि इसमें इतना दम नहीं है, आप उसको 15 रुपये पर ले आएंगे। तो इससे क्या होगा कि कैपिटल में एडजस्टमेंट्स हो जाएगी,
ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि ऐसे बॉन्ड्स जिस पर बहुत हाई रेट से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, पुराने टाइम के इशू किए हुए हैं, आप उनका रिडक्शन कर दें, आप उनकी रिडम्पशन कर दें, उनका पैसा वापस लौटा दें, ठीक है ना। तो इस तरह की जो सॉल्यूशंस इसमें किए जा सकते हैं, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स का हो गया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया। फिर प्रॉफिटेबिलिटी इस वजह से भी कम हो सकती है कि आपके मैनेजरियल एफिशिएंसी कम है, तो आप उसको इम्प्रूव करने के लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके कारण में भी होगा, शायद मैं बताना भूल गया, ठीक है। इसमें शायद कारण में मैं डाल नहीं पाया इसमें। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है, ये जो इफ़ेक्ट्स नहीं, जिसके जो कॉजेज़ हैं, कॉजेज़ में जो है हाँ, ये पॉइंट्स डलना रह गया इसमें। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि लो मैनेजरियल एफिशिएंसी, ठीक है। मैनेजरियल एफिशिएंसी जो है, अगर वो कमज़ोर होगी तो वो भी अपने जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, और उस वजह से भी जो है आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, और जब प्रॉफिट कम हो जाएगा तो रिटर्न्स भी डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका इम्पैक्ट आता है। अच्छा, और जो सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, मैंने अभी भी आपको बताया भी कि हाई डिविडेंड रेट्स जिस पर दी जानी है प्रेफरेंस शेयर्स पर, उनका रिडम्पशन कर दीजिए। हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट जिस पर डिबेंचर्स पर लगातार जा रहा है, आजकल वही उसी तरह के डिबेंचर्स 8% पर इशू हो सकते हैं, लेकिन आपने पहले के इशू कर रखे हैं 11% वाले, तो आप उनका रिडम्पशन कर सकते हैं और नए डिबेंचर्स उसके बदले में इशू कर सकते हैं, उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के रेमेडियल मेजर्स ओवर कैपिटलाइजेशन के लिए किए जा सकते हैं। अब बात आती है अंडर कैपिटलाइजेशन की, कि अंडर कैपिटलाइजेशन क्यों होता है। तो जस्ट इससे रिवर्स सिचुएशन है, तो आप उसको जस्ट रिवर्स रूप में समझ भी सकते हैं। पहली चीज़ कि किसी बिजनेस में ग्रोथ की अपार संभावनाएं थी, लेकिन आपको लगा कि नया बिजनेस है, रिस्क लूँ या ना लूँ, आपने बड़ा डरते डरते उस पर बहुत कम पैसा लगाया, ठीक है। मान लीजिए 5 लाख की ज़रूरत थी, आपने 3 लाख रुपए ही लगाए, तो जाहिर सी बात है अभी उसका सही ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो बिज़नेस में भी ग्रोथ की संभावनाएं पूरी हैं, लेकिन आपने पैसा कम लगाया है, और इस वजह से जितना रिटर्न वो दे रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। फिर वही मंदी के टाइम अगर हम बिज़नेस को शुरू करेंगे तो हमें सब चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाएगी, ठीक है। और सस्ते दामों पर जो मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में रिटर्न जो होगा वो उसका हाई हो जाएगा। फिर कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी, ये क्या होती है कि जब आप डिविडेंड बहुत टाइटली देते हैं, बहुत कम डिविडेंड देते हैं, कोई कंपनी जब बहुत कम डिविडेंड पे करती है, मोस्ट ऑफ अर्निंग वो अपने पास रख लेती है, तो उसके पास काफ़ी सारे रिजर्व्स बन जाते हैं, और उन रिजर्व्स का यूज वो अपने बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट करने के लिए कर सकते हैं, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। फिर एक कारण ये भी हो सकता है हाई स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी। भाई हमारा मैनेजमेंट ही इतना कुशल है कि 5 लाख के इन्वेस्टमेंट में दूसरे बिजनेस अगर 50,000 कमा रहे, तो हम सिर्फ अपनी एफिशिएंसी के बेस पर 50 के 55 बनाने में सफल हो रहे हैं, ठीक है। तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी भी एक कारण होता है कि हमें अंडर कैपिटलाइजेशन कहा जाए। बाकी वैसे ये कोई समस्या नहीं है, अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ये तो वेलकम करने वाली चीज़ है। फिर डिजायर टू कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट एंड क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व्स। कई बार एक सिचुएशन ऐसी भी होती है कि जो कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि मैनेजमेंट हमारे हाथ में ही रहे, कंट्रोल हमारे हाथ में ही रहे। तो अब जाहिर सी बात है अगर नए शेयर्स इशू करेंगे तो पहले वो मान लीजिए 1,000 शेयर होल्डर के हाथ में था वो वोटिंग राइट, अब वही वोटिंग राइट जो है मान लो 2,000 शेयर होल्डर के हाथ में चला जाएगा, तो डाइल्यूट होगा, और उसको डाइल्यूट वो करना नहीं चाह रहे हैं। तो इस सिचुएशन में वो जो है नए शेयर्स इशू नहीं करते, बेशक उनकी आवश्यकता हो तो भी नहीं करते, ठीक है। और वो फंड्स का क्या यूज़ करना शुरू कर देते हैं, उसका सीक्रेट रिजर्व्स बनाने शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में भी अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन आती है, क्योंकि वो छुपे हुए रिजर्व्स दिखाई तो देते नहीं, ठीक है। हमें बाहर तो कैपिटल कितनी दिख रही है, 5 लाख रुपए की दिख रही है, ठीक है, और उस पर हम कमा कितने रहे हैं, 55,000 रुपये कमा रहे हैं, तो लग रहा है कि हम भाई हाई रेट से कमा रहे हैं। लेकिन अभी हम जब गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि 50,000 रुपये का कुछ ऐसा रिजर्व बनाया हुआ है जो यहाँ इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, जो आपकी बैलेंस शीट्स में नहीं नज़र आ रहा है, सीक्रेट रिजर्व है। तो जाहिर सी बात है लगा हुआ तो वो भी बिजनेस में है,
ठीक है, और उस पर भी रिटर्न आ रहा है। तो अगर इस पूरे 5,50,000 के हिसाब से देखो तो 55,000, फिर तो वही 10% रिटर्न है। लेकिन इस वाले रिजर्व को वो हाइड कर देते हैं और उस वजह से जो है आपको लगता है कि बिजनेस अंडर कैपिटलाइज है, एक्चुअल में वो अंडर कैपिटलाइज वहाँ पर नहीं होता। ये केवल जो अपना कंट्रोल अपने बनाए रखने के लिए इस तरह की सिचुएशन वो क्रिएट कर देते हैं कि लोगों को लगे कि हाँ भाई देखो बड़ा एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, ठीक है, और जो है देखो ये कितना हाई रेट से रिटर्न अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इस तरह के सीक्रेट रिजर्व्स बनाए रखते हैं और अपना जो कंट्रोल है वो पूरा बिजनेस पर बनाए रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं? देखो, अंडर कैपिटलाइजेशन के इफ़ेक्ट दोनों ही तरह से हो सकते हैं, गुड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, बैड भी। गुड इफ़ेक्ट में तो ये है कि देखो आप डिविडेंड अच्छे से दे पाओगे, हाई रेट से दे पाओगे, और डिविडेंड भी नहीं दिए तो क्योंकि उस कंपनी की ग्रोथ रेट लगातार अच्छी आ रही है तो उसके शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे, और शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे तो आपने कभी इन्वेस्टमेंट्स 10 रुपये के एक शेयर पर किया था, आज वो 15 रुपये हो गया, तो 50% का आपको रिटर्न मिल गया भाई, मान लो 5 साल में। तो ये अच्छा रिटर्न्स देगी आपको कैपिटल गेन के रूप में। तो इन्वेस्टर को इसमें फ़ायदा है, डिविडेंड भी अच्छा मिल सकता है, कैपिटल गेन के रूप में भी उनको लाभ मिल सकता है, तो रिटर्न अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। शेयर प्राइस बढ़ेगा, जो मैं अभी बता चुका हूँ कि जब इसकी जो इमेज अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है शेयर प्राइस है उसमें वृद्धि होगी। फिर इजी टू गेट लोन्स और इशूइंग मोर कैपिटल। अब जाहिर सी बात है, देखो जब आप अच्छा रिटर्न जब अर्न कर रहे हैं तो उस टाइम किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी बैंक को ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो आपको लोन देने में कोई आनाकानी करे, आपको बड़ी आसानी से लोन मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपके जैसे बिज़नेस को देखकर कि भाई हाँ भाई बिज़नेस अच्छी तरक्की कर रहा है, दूसरे लोग भी कोशिश करेंगे, नए एंटरप्रेन्योर आएंगे, नए उद्यमी आएंगे, और उससे समाज में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। फिर आपकी कंपनी की इमेज बड़ी अच्छी हो सकती है, आपको एक शाइनिंग स्टार की तरह देखा जाता है कि देखो भाई वो कंपनी कब आई थी और कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, कितना हाई रिटर्न अर्न कर रही है, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव इमेज के रूप में जाता है आपके में। लेकिन सब कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं है, शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत ये फ़ायदे आपको होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप कंटिन्यूसली अंडर कैपिटलाइज रहेंगे, ठीक है, तो उसका नुकसान है। और उसका नुकसान कैसा है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूँ कि मान लीजिए कोई रेसलर है, कोई कुश्ती करता है, कोई पहलवान है, ठीक है, और उसमें बहुत अच्छी संभावना है, बहुत अपार संभावना है, ठीक है, उसमें इतनी संभावना है कि वो जाकर इंटरनेशनल लेवल पर देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है, ठीक है, बशर्ते उस पर थोड़ा सा इन्वेस्ट किया जाए, थोड़ा सा उसको आगे प्रमोट किया जाए। अब लेकिन आप क्या चाहते हो, आप उसको क्या करते हो कि बस सिर्फ गांव का ही चैंपियन बनाए रखना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि आप उसमें कुछ नया इन्वेस्ट करना ही नहीं चाह रहे हो, ठीक है। तो वो जहाँ पहुँच सकता था वो नहीं पहुँच पाया, वो जो एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बन सकता था वो एक गांव का पहलवान बन के ही रह गया, ठीक है। तो सेम यही सिचुएशन आपके बिजनेस के साथ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है, जो उसमें संभावनाएं हैं वो संभावनाएं तलाशते हुए उसमें इन्वेस्टमेंट जितनी आवश्यकता है वो लॉन्ग टर्म में ज़रूर करना चाहिए, उसका अल्टीमेटली बेनिफिट आपको मिलता है। तो अगर कंटिन्यूसली आप हाई रिटर्न अर्न करते रहेंगे तो बहुत सारे कंपटीटर्स आ जाएंगे और कंपटीशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे फिर आपका रिटर्न अपने आप ही फिर डाउन आने लग जाएगा। शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, इस वजह से यहाँ पर सट्टेबाजी शेयर प्राइस बढ़ने के कारण हो जाती है, वहाँ शेयर प्राइस गिरने के कारण हो रही थी, यहाँ बढ़ने के कारण हो जाएगी। तो शेयर प्राइस में फ्लक्चुएशंस आने लग जाती है, और कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि उसके शेयर्स प्राइस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए, ठीक है। लेबर ट्रबल्स, अब कर्मचारियों को क्या लगता है कि ये सारा जो प्रॉफिट कमा रही है कंपनी तो हमारी मेहनत का नतीजा है, हम मेहनत कर रहे हैं और कमा ये रहे हैं, और हमें ये बोनस दे नहीं रहे, हमें एक्स्ट्रा सैलरी दे नहीं रहे, तो वो बार बार बोनस की, कमीशन की डिमांड करेंगे। लेकिन ऐसा बार बार मतलब जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इसको अपना पारिश्रमिक मानेंगे, अपनी मेहनत का फल मानेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे एक रस्साकसी किसी सिचुएशन शुरू हो जाएगी, और उससे जो लेबर ट्रबल है वो शुरू हो जाएगी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं उसमें गिरावट आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है।
फिर कंज्यूमर्स भी जब ये सोचते हैं कि भाई जब ये कंपनी इतना हाई रिटर्न अर्न कर रही है तो इसका मतलब ये तो भाई हमें लूट रही है, अगर देसी भाषा में बोलें तो ये हमें लूट रही है भाई, ये तो हमें इसका मतलब चीज़ें बहुत महंगे दामों पर दे रही है या फिर घटिया क्वालिटी की चीज़ें दे रही है जो ये दूसरों के मुकाबले इतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रही है। तो वहाँ पर इमेज पर सवालिया निशान लग जाते हैं उस कंपनी पर, ठीक है। और कोई भी चीज़ फिर एक अगर बाहर आ जाए पब्लिक डोमेन में नेगेटिव, तो वो बहुत जल्दी उसका फिर असर होता है कि हाँ इसका मतलब तो ये कंपनी इतने टाइम से हमें लूट रही थी, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, और जब लगातार हाई रिटर्न अर्न कर रही है तो गवर्नमेंट भी इस पर टैक्स बढ़ा सकती है, गवर्नमेंट नेशनलाइजेशन की सोच सकती है, या गवर्नमेंट और उसके कम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज़ जो है उसको बढ़ावा दे सकती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी उनको फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए लॉन्ग टर्म में इसको रखना ठीक नहीं है। लेकिन इसका इलाज बहुत सिंपल है। सबसे सिंपल इसका जो रेमेडियल मेजर्स में बात करते हैं, आप बोनस शेयर्स इशू कर दीजिए, जिसको हम बोल सकते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब देखो, अभी हमारे पास मान लीजिए पूंजी है 50,000 रुपये, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, पूंजी है मान लीजिए हमारे पास, शेयर कैपिटल है 5 लाख की, ठीक है। अब मान लीजिए मैं नए शेयर्स इशू कर देता हूँ, बोनस शेयर्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक है। तो वो जब मैं इशू कर दूंगा तो ये 6 लाख रुपए हो गई, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर हाई हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ये जो आपके रेट जो परसेंटेज आ रही है मल्टीप्लाई 100 करके, ये अपने आप ही डाउन हो जाएगी। तो आप नए शेयर्स इशू कर दीजिए, नए शेयर्स में भी बोनस शेयर्स इशू कर दीजिए, ठीक है। तो उससे इसका बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। तो अपना जो सरप्लस फंड जिसको हम बोलते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा रिजर्व्स रखे हुए हैं, उनको कैपिटलाइज कर दीजिए, ठीक है। उनको पूंजी के रूप में ले आइए, उसके बदले में फ्री ऑफ कॉस्ट नए शेयर्स इशू कर दीजिए। फिर आएगा नेक्स्ट इसमें रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, जो आपकी संपत्तियां हैं, असेट्स है, उनका रिवैल्यूड करिए, उनका पुनर्मूल्यांकन करिए, ठीक है। कि अगर आपको लगता है कि ये मशीन मंदी के टाइम में ख़रीदी थी 4 लाख रुपए की थी तब तो, लेकिन आज अगर इसकी वैल्यू 5 लाख है तो क्यों ना इसको बैलेंस शीट में 5 लाख पर दिखाया जाए, ठीक है। तो सही प्राइस पर आप उसको लेकर आइए, ठीक है। तो उससे अपने आप ही जो है जो कैपिटल की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जब कैपिटल की वैल्यू बढ़ जाएगी तो अपने आप ही जो एबनॉर्मल रिटर्न आ रहा था, मान लो आप 60,000 रुपये कमा रहे थे और नीचे 5 लाख रुपए आ रहे थे, अब ये 5 के अगर 6 लाख हो जाते हैं तो अपने आप ये रिटर्न 10% हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है स्प्लिटिंग अप ऑफ शेयर। स्प्लिटिंग अप का मतलब शेयर्स को तोड़ना। मान लो एक शेयर 10 रुपये का है, इसको 1-1 रुपये वाले 10 शेयर में तोड़ दिया आपने, तो इसको कहलाता है शेयर स्प्लिट। शेयर स्प्लिट, स्प्लिटिंग करना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है। अब मान लो शेयर प्राइस जब 10 रुपये का था और मेरे पास 1000 शेयर थे और आप 50,000 रुपये कमा रहे थे, तो 1000 शेयर पर, या 10,000 शेयर लगा लेता हूँ चलो मैं, 10,000 शेयर थे तो पर शेयर अर्निंग कितनी आ रही थी, 5 रुपये, काफ़ी हाई दिख रही थी, ठीक है। वहीं पर अब अगर मान लीजिए आप जो है इन शेयर्स को, इन 10 रुपये वाले शेयर्स को 5-5 रुपये वाले 2 शेयर्स में तोड़ देते हैं, तो शेयर्स की संख्या 10,000 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 20,000। और उस केस में आपके शेयर्स का जो प्राइस है, सॉरी जो अर्निंग पर शेयर है, प्रति अंश जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो प्रॉफिट आपका 2.5 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आप एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है, जो दूसरों को दिख रहा था, जिसको बोलते हैं कि भाई लग रहा था भाई बहुत हाई कमा रही है तो बहुत प्रॉफिट अर्न कर रही है पर शेयर पर, तो वो उसमें अपने आप ही थोड़ी सी गिरावट आ जाएगी और बैलेंस की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो ये हम काम कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स का पॉइंट इस पर 2 बार लिखा गया, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग अप ऑफ शेयर्स, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ शेयर्स, और एक इसमें पॉइंट मैं लिख सकता हूँ कि इशू ऑफ न्यू शेयर्स, ठीक है, न्यू शेयर कैपिटल, नई पूंजी। अगर आपको बिजनेस में संभावना है तो नया लोन लीजिए, नई शेयर्स इशू करिए, नया फंड्स रेज करिए, रेजिंग न्यू फंड, रेजिंग फ्रेश फंड, ठीक है, उसको रेज कीजिए और अपने बिजनेस में लगाइए ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो ये इसके सुधार हो सकते हैं। अब एक चीज़ और लास्ट में, कि इनका अगर हम कंपैरिजन करें, ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन, तो ये अगर आपस में अगर हम कंपेयर करें तो देखिए इन 3-4 पॉइंट्स के बेस पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। पहली चीज़ विजिबिलिटी, यानी कि कॉमनली नज़र आना। तो ओवर कैपिटलाइजेशन एक कॉमन फीचर है, आपको लगभग
हर दूसरे तीसरे बिजनेस में नज़र आ जाएगी। अंडर कैपिटलाइजेशन एक कॉमन फीचर नहीं है, कोई बिजनेस एबनॉर्मल अर्न कर रहा हो, रेयरली आपको कोई बिजनेस दिखेगा। ठीक है, तो ये मोर प्रैक्टिकल है और ये ज़्यादातर थ्योरेटिकल है, सिर्फ पढ़ने के लिए नज़र आती है। बाकी कोई बिजनेस ये कभी भी नहीं कहता कि भैया मैं एबनॉर्मल रिटर्न अर्न कर रहा हूँ। ठीक है, फिर जो इसके जो इल इफ़ेक्ट होते हैं, एडवर्स सिचुएशन आती है, वो अगर आप देखें तो ओवर कैपिटलाइजेशन के सारे इफ़ेक्ट बैड इफ़ेक्ट के रूप में ही आते हैं, और जो अंडर कैपिटलाइजेशन है उसके कुछ अच्छे प्रभाव भी हैं और कुछ बुरे प्रभाव भी हैं। और इनका जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, रेमेडियल मेजर है, तो ओवर कैपिटलाइजेशन में आप असेट्स का रिवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, इतना सहज काम नहीं है कि उसकी वैल्यू को कम करके दिखाना बिना डेप्रिसिएशन लगाए। ठीक है, किसी बॉन्ड्स की वैल्यू को कम करना, हम कह रहे बॉन्ड्स का रिडम्पशन कर दो जी, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर दो जी, अरे उसके पास प्रॉफिट तो है नहीं, तो रिडम्पशन कहाँ से करेगा। तो उसके जो रेमेडियल मेजर्स हैं वो बहुत सारे मेजर्स तो लगभग थ्योरेटिकल नज़र आते हैं। ठीक है, तो उतना प्रैक्टिकली मतलब इतना आसान नहीं है उन रेमेडियल मेजर को इम्प्लीमेंट करना। लेकिन अंडर कैपिटलाइजेशन में कोई समस्या नहीं है, न्यू फंड रेज करना है और आराम से कर सकते हैं, बोनस शेयर्स आपको इशू करने आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप जो है अंडर कैपिटलाइजेशन की अगर सिचुएशन है भी तो उसको बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। दोनों ही सिचुएशन देखिए, ओवर कैपिटलाइजेशन ज़्यादा परेशान करने वाली सिचुएशन है, ज़्यादा सिरदर्द देने वाली सिचुएशन है। अंडर कैपिटलाइजेशन की हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में तो एक अच्छा लगता है हाई रिटर्न, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर ये भी आपके लिए हेडेक बन जाती है। इसलिए लॉन्ग टर्म में तो एक ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन का कंसेप्ट है वही होना चाहिए, यानी कि जितने फंड्स की ज़रूरत है आपके बिजनेस को उतना फंड्स ही आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक ये दोनों कंसेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ओवर कैपिटलाइजेशन का, अंडर कैपिटलाइजेशन का। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।